अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक ऑस्मोसिस है। लेट्स सी। सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस कहते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स का किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरना। और इसका असूल क्या होता है कि इसमें वाटर जो के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन एरिया से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। मींस कि एक सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स की मकदार कम है वहां से पानी मूव करेगा उस तरफ जिसमें सोल्यूट्स की मकदार ज्यादा है। ये मैकेनिज्म कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशंस का पता होना चाहिए। टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मुराद मींस के दो सॉल्यूशन को हम मुवाजना करवा रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक में सोल्यूट्स ज्यादा हैं या दूसरे वाले में सोल्यूट्स ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल दो स्टूडेंट हैं ए एंड बी। हम कहते हैं कि एक के मार्क्स जो हैं वो बी वाले से ज्यादा है, मतलब कि इसमें से बी वाले के मार्क्स जो हैं वो कम हैं। तो दो का मुवाजना करवा रहे हैं, एक के मार्क्स ज्यादा हैं दूसरे के कम हैं। तो इसी तरह सोल्यूशन का भी हम मुवाजना करवाते हैं और यही कहलाता है टॉनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। तीन तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन विच हैज रिलेटिवली मोर सोल्यूट्स। मींस के दो सोल्यूशन है, इसमें एक सोल्यूशन जो है वो हाइपरटोनिक है, ये मतलब है रिलेटिवली का। और दूसरा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन हैज अ रिलेटिव लेस सोल्यूट, ऐसा सोल्यूशन जिसमें कम सोल्यूट। और आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस जिनमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेम हो, वो कहलाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये एक बीकर है, इसमें इसको सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल मतलब परमिशन। ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ चीज़ों को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त दे और कुछ को ना दे, ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस बीकर को इस मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया। जो ये वाला एरिया है ये है कंसंट्रेटेड या हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इसमें, और इस वाली साइड पर डाइल्यूट या हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। मींस के इसके अंदर जो ये ब्लू वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ज्यादा हैं, मतलब के, और पिंक वाले हैं ये सोल्यूट्स मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन इसमें कम है और इस वाले में सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसके अंदर ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म होगा और इस मैकेनिज्म के दौरान जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। और इसका नतीजा क्या होगा कि जो डाइल्यूट साइड थी वहां पर वाटर जो है कम हो जाएगा और दूसरे वाले साइड पर वाटर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स, रेस्पॉन्स ऑफ एनिमल सेल्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस। जब हम किसी एनिमल सेल्स को मुख्तलिफ सॉल्यूशंस के अंदर रखेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या एसिटोनिक, उसका रद्द अमल क्या होगा। सबसे पहले इन एसिटोनिक सॉल्यूशन, जब कोई एनिमल सेल्स फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, इसका जो सेल का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा कि जितना वाटर जो है सेल के अंदर मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, उतना ही वाटर के मॉलिक्यूल सेल से बाहर मूव करेंगे। तो जिससे क्या होगा कि सेल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट बरकरार रहेगा। फिर अगर इसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि वाटर इंटर करेगा रेड ब्लड सेल के अंदर और सेल जो है वो फूल जाएगा और इसका नतीजा क्या होगा कि सेल जो है वो रैप्चर ब्रेक हो जाएगा, जिस तरह ज्यादा भरा हुआ बलून होता है। फिर है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इसी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल से पानी जो है वो बाहर चला जाएगा, हाइपर से हाइपो की तरफ मूव कर जाएगा, ज्यादा गाढ़े से कम गाढ़े की तरफ जो है वो पानी मूव करेगा। व्हाट शुड द सेल डू, कि सेल को क्या करना चाहिए जब वो फ्रेश वाटर में होगा। सेल को इजाफी पानी को सेल के अंदर दाखिल होने से रोकना होगा, और जब सेल जो है सी वाटर में होगा तो उसको सेल से पानी को बाहर जाने से रोकना होगा। तो इस तरह सेल जो है वो इस ऐसे इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कि एनिमल सेल को जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया तो पानी दाखिल हुआ इसके अंदर, सेल का साइज बढ़ गया और इसका नतीजा क्या हुआ, सेल रैप्चर हो गया। जब इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, जितने वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर दाखिल हुए उतने यहाँ से रिमूव हो गए, तो सेल का साइज जो है रिमेन रहा। फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखा गया तो इसमें से पानी जो है बाहर वाले एनवायरनमेंट में मूव कर गया, सेल के अंदर पानी की कमी होगी, सेल श्रिंक्ड हो गया। यह था एनिमल्स के सेल का रेस्पॉन्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। अब है रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट सेल्स इन डिफरेंट सॉल्यूशंस, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन प्लांट्स। जब प्लांट सेल को मुख्तलिफ सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका रद्द अमल क्या होता है। प्लांट के सेल का रद्द अमल थोड़ा डिफरेंट होता है एनिमल सेल से, देख लेते हैं हम वो क्या है। जब प्लांट सेल्स को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो इस एनवायरनमेंट के अंदर जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन है वो कम होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि वाटर जो है प्लांट के सेल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है और वहां से फिर
वाटर जो है वो प्लांट वैक्यूल्स सेल वैक्यूल जो है उसमें मूव करता है, जिससे वैक्यूल का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है और फिर जो वैक्यूल का बढ़ा हुआ साइज़ है फिर वो साइटोप्लाज्म के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, जिसके नतीजे में साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेल सेल वॉल के साथ अटैच हो जाते हैं और वहाँ पर जो है प्रेशर लगाते हैं। एज अ रिजल्ट सेल जो है वो फैल जाता है और यहाँ पर सेल जो ब्रेक होने रैप्चर होने की बजाय सख्त हो जाता है, क्योंकि ये सेल वॉल जो होती है ये स्ट्रांग होती है, ब्रेक नहीं होती। इस कंडीशन को एक ख़ास नाम दिया गया है कि जब पानी सेल के अंदर दाखिल होता है, पानी जो है सेल के अंदरूनी साइड से जो प्रेशर लगा रहा होता है, दबाव दे रहा होता है, उसको कहते हैं टर्गर प्रेशर और इस फिनोमेना को कहते हैं टर्गर। फिर इन एसिटोनिक सोल्यूशन, जब प्लांट सेल को एसिटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो जितना वाटर सेल के अंदर दाखिल हो रहा है उतना ही जो है वाटर सेल से बाहर आ रहा होता है, तो जिससे ना ही सेल टर्जिड होता है ना ही सेल फ्लैसिड होता है, पिचकता है। उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन, जब प्लांट सेल्स को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है तो प्लांट जो है पानी अपना ज़ाया कर लेता है, जिससे प्लांट सेल श्रिंक हो जाता है और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म से पानी बाहर आ जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल्स, इसमें हम पढ़ेंगे कि पौधे ऑस्मोसिस के मैकेनिज्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं स्टोमेटा को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए। ठीक है, स्टोमेटा एक ओपनिंग्स होती है, एक सुराख होता है जिसके जरिए पौधे गैसों का तबादला करते हैं और इसी के जरिए जो है वेपोरेशन होती है। स्टोमेटा जो होते हैं लीफ एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस जो होती है पत्ते की बाहर वाली तह होती है और इसमें गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं और इन गार्ड सेल के दरमियान खाली जगह मौजूद होती है, वो कहलाते हैं स्टोमेटा। ये एपिडर्मिस है लीफ का और ये इसके गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स और ये दूसरा गार्ड सेल, इसमें ये ओपनिंग है, ये स्टोमेटा कहलाती है। डे टाइम में इन गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज यहाँ पर एज ए सल्यूट एक्ट करता है, जिससे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है और ये हाइपरटोनिक, तो इसके नतीजे में पानी बाहर से इनर साइड पर मूव करना शुरू कर देता है। मूव करने से सेल जो है वो फैलना शुरू हो जाता है, फैलने से जो ये ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। पहले ये इस कंडीशन में होता है, जब ये प्रोसेस होता है सारा तो उसके बाद ये इस कंडीशन में आ जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है और इस तरह गैसों का तबादला जो है वो शुरू हो जाता है। और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस तरह से होती है, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ग्लूकोज यहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है और फिर इसके अलावा बाकी के सल्यूट जो हैं वो सेल से बाहर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाहर वाला एरिया हाइपर हो जाता है, अंदर वाला जो एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक हो जाता है और इसके नतीजे में पानी जो है गार्ड सेल से बाहर आना शुरू कर देते हैं और गार्ड सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। इसके श्रिंक होने से जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाता है। इसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पानी से साल्ट को अलग करना कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर उसके बाद ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल एप्लीकेशन नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि हम जानते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है, कुछ को नहीं देती, तो इससे हम किस तरह अपनी डेली लाइफ में फ़ायदा लेते हैं इसका। आर्टिफिशियली सेंथिसाइज परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए हम बैक्टीरिया को वायरस से अलहदा करते हैं और बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा होता है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं पाती और वायरस जो है वो गुजर जाते हैं। इस तरह हम इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा कर लेते हैं। जदीद वाटर ट्रीटमेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके अंदर मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम तैयार किया जाता है और इसकी मदद से हम साल्ट को पानी से अलहदा करते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तने हुए सेल का क्या फ़ायदा होता है, तने हुए सेल की वजह से जो नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वुड नहीं होती, गुलाब का पौधा वगैरह जो होते हैं, घास वगैरह, और फिर इसके बाद सॉफ्ट पोर्शन जो ट्रीज़ के होते हैं और श्रब्स के होते हैं, पत्ते वगैरह, वो टर्जिडिटी की वजह से तने हुए रहते हैं, मुरझाते नहीं हैं। इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, फिर उसके बाद डिफाइन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, और फिर इसके बाद टर्जिडिटी में भी टर्जिडिटी की डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर, प्लाज्मोलाइसिस वगैरह। अल्लाह हाफिज़।